Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Yashi Rastogi and I am here for Business Studies and Economics of Class 12. So I hope आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस ईजिली अवेलेबल हो जाए। सो आई होप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ अभी तक स्टार्ट कर दी होगी और नहीं करी है, सो प्लीज़ स्टार्टेड बिकॉज इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ कितनी एफिशिएंसी है और आप कितनी एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं अपना। ठीक है, सो नाउ हमारा चैप्टर 2 हम बिज़नेस स्टडीज़ में कर रहे थे और हमारा बस ये एक टॉपिक बचा है, उसके बाद आपकी बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। हमने हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स के पढ़ लिए हैं, FW टेलर के पढ़ लिए हैं और अब ये आती है हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि किसने दी है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। सो इन टेक्निक्स के थ्रू ये क्या कहना चाहते हैं वो हम पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कितनी टेक्निक्स दी हैं। इन्होंने टोटल 5 टेक्निक्स दी हैं। ठीक है, इनका मोटिव यही मतलब हम कैसे अपनी टेक्निक्स को यूज़ करके अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक आती है हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है, सबसे पहली बात 1 मार्क में जो आपसे पूछी जाती है वो ये है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप हमारी एक हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल को ब्रेक करती है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, फंक्शनल फॉरमैनशिप होती क्या है, पहले ये समझते हैं। इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आई होप आप लोगों ने चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ अच्छे से देख ली होंगी, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज़ के लिए और आपके प्री बोर्ड्स के लिए, आपके हाफ ईयरलीज़ के लिए और पीरियोडिक्स के लिए। इसी के बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी भी केस स्टडीज़ प्रोवाइड करूँगी, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और 1 मार्कर्स भी। ठीक है, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बुक्स नहीं है आप लोगों के पास तो आप मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप का क्या मतलब होता है, इस टेक्निक के थ्रू टेलर ने क्या करा है, 2 डिपार्टमेंट बना दिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा वर्क होता है तो सिर्फ ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक बंदा उस काम को पूरे अच्छे से कर लेगा। 4 पीपल्स के ग्रुप बना दिए हैं जिसमें 2 ग्रुप हैं हमारे, एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कोई प्लानिंग नहीं करता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन का कोई काम नहीं करता। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा काम बट गया। इसमें कुछ क्लर्क भी आते हैं, कुछ बॉस भी आते हैं। उसका पूरा डायग्राम मैंने अच्छे से आपको नोट्स में लिख दिया है, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या होता है, हमारे 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, उनमें क्या होता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो कुछ भी प्रोडक्शन का काम नहीं करते, जो प्रोडक्शन है वो प्लानिंग का काम नहीं करता। ठीक है, सो फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है वो हमारा कौन से ऐसा हेनरी फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल है जिसको ब्रेक करता है। जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है वो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक करता है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट को एक ऐसे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करो कि कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे स्टैंडर्ड को देख के कई तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो कि वाओ कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करो। फिर सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होना चाहिए, मतलब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या काम है उस प्रोडक्ट का। बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल ही होना चाहिए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो समझने में। थर्ड आता है हमारा डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम क्या है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग FW टेलर ने ये कहा है कि जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है या जितना भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पे करो। जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि मतलब एक वर्कर जितने यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करेगा उसको उसकी उतना ही मतलब वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो,
ए ने जो था वो पर डे मतलब एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। अगर वो हमारे यहाँ पे जिस बांटे जाते हैं उसने 100 यूनिट्स वर्क करा, आपने उसको कितने रुपए दे दिए, आपने उसको 200 रुपये दे दिए। उसी जगह बी जो था उसने क्या करा, 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। अगर उसने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो आपने उसको 300 रुपीज़ दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने पर डे पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाया था, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करा था, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर वहीं पे ए ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो 200 रुपये मिले। बी अगर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करता तो उसे आप कितने देते, 100 रुपीज़ देते। सो यहाँ पे जितना जो वर्क ज़्यादा करेगा उसको उसकी कैपेबिलिटी के, उसको उसकी मेहनत के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है तो आप उसे उसी के अकॉर्डिंग उसको वेजेस देंगे। फिर फोर्थ आता है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमारी 4 थिंग्स आती हैं, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये क्या होती है, फटीग स्टडी क्या होती है, वर्क स्टडी जो होती है वो हमारे सब प्रिंसिपल्स में, सारे टेक्निक्स में, सब में यूज़ होती है, ठीक है। वर्क स्टडी होती क्या है, लेकिन वो आपको इन 4 टेक्निक्स के थ्रू, 4 स्टडी के थ्रू पता चलेगा। फटीग स्टडी क्या होती है, फटीग स्टडी कहती है इसमें हमारी रेस्ट इंटरवल्स के बारे में बात की जाती है। रेस्ट इंटरवल्स मतलब एक बंदा जो भी वर्क का काम कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कितने इंटरवल्स लिए, मतलब उसने कितना ब्रेक लिया, कितना काम किया, कितने लंबे इंटरवल्स थे उसके, वो सब किस में रिकॉर्ड होती है, हमारी फटीग स्टडी में, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की, क्या फ्रीक्वेंसी थी, कितने टाइम में उसने ब्रेक लिए, एक इंटरवल का कितना ड्यूरेशन था, और ये सब एक टाइम वॉच के थ्रू होता है कि मतलब हम नज़र रख रहे हैं, जो ओनर है वो नज़र रख रहा है वर्कर्स के ऊपर टाइम वॉच के थ्रू। उसके अकॉर्डिंग ही उसको बाद में क्या दिया जाता है, उतने ही इंटरवल्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, उतने ही इंटरवल्स उसको दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो अपना काम जो है वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सके, ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल्स कि उसने कितने, मतलब 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, कितने इंटरवल्स पर डे वो ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फिर पूरे महीने वैसे ही रूटीन में वर्क कराया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेथड स्टडी। क्या कहता है मेथड स्टडी, ये कहता है कि वो जो भी वर्कर्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस मेथड के थ्रू वर्क कर रहे हैं, वो जो भी मेथड ले रहे हैं क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक, वो जो भी मेथड ले रहे हैं क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव होगा तो हम वो मेथड को यूज़ करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब वेस्टफुल है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मेथड स्टडी में बात करते हैं। थर्ड आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बताता है, क्या होता है, इसमें हम वर्कर्स को 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक एफिशिएंट वर्कर्स और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट हम कैसे पता लगाएंगे, जब भी हम टाइम इन लोगों का मतलब वर्कर्स का, तो हम एक टाइम वॉच के थ्रू करते हैं। अब वर्कर्स अगर अपना काम और अपने यूनिट्स अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब मिनिमम जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है, एफिशिएंट वर्कर्स हैं। लेकिन वहीं अगर वर्कर्स अपना काम सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पर डे अपने यूनिट्स जो मिनिमम यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। एफिशिएंट वर्कर्स को सैलरी उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिलती है और इनएफिशिएंट को उनके वर्क के थ्रू। सो आई होप आपको टाइम स्टडी समझ में आ गया होगा। लास्ट और फोर्थ आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है, इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, या तो एक प्रोडक्टिव, इसमें ये देखा जाता है कि जो भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव, मतलब वो प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या बाहर की बातचीत, या फिर तुम कैसे हो, या तुम कैसी हो, या क्या हो रहा है, और ये सब बाहर की बातें करते हैं, ठीक है। तो मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि जो भी वर्कर्स का मोशन है वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव कैसे कि या तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव, चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अपने गोल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर वो बाहर की बातें कर रहे हैं तो वो अनप्रोडक्टिव है।
सो ये हमारा मोशन स्टडी में बताया रहता है। अगर कोई मतलब वर्कर्स ज़्यादा अनप्रोडक्टिव मोशंस ले रहे हैं तो वो उनको रिड्यूस करें और उनको मोटिवेट करें और इनको इन्फ्लुएंस करें ताकि वो अपने प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ज़्यादा लें। ठीक है, लास्ट आता है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। मैंने आपको ये पहले ही बताया था मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप बटे हुए होते हैं, एक तो सबॉर्डिनेट्स ग्रुप और एक सुपीरियर ग्रुप। सुपीरियर को लगता है कि उनके सबॉर्डिनेट्स वर्क ही नहीं करते और सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है और उनके सुपीरियर कुछ काम नहीं करते, बस उनको ऑर्डर्स ही देते रहते हैं। सो ये एक उनकी मेंटालिटी बन जाती है दोनों ग्रुप्स की एक दूसरे के लिए। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं हो पाता, क्योंकि ना वर्कर्स अपने सुपीरियर्स की सुनना पसंद करते हैं और ना सुपीरियर्स वर्कर्स की। सो मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि दोनों को जो दोनों के लिए थिंकिंग है, अपोजिट थिंकिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वर्कर्स को अपने सुपीरियर्स की बात सुननी चाहिए, उनका जो भी काम वो दे रहे हैं उनको अच्छे से करना चाहिए और सुपीरियर्स को भी वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। सो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टेक्निक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं और टेलर्स के प्रिंसिपल हैं। सो आप लोग ये अच्छे से कर लीजिएगा। आपको अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको इंस्टा पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा, ताकि आपको सभी नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाए। और जो भी केस स्टडीज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो उसकी वीडियो में मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और वो वीडियो उसके नोट्स मैं इंस्टा पे भी प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से भी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक अगर आपको पसंद आई हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।